हाय व्यूवर्स, मैं आपका साइंस का टीचर। होप आप लोग अच्छे से होंगे। ये आपका केमिस्ट्री का सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उनको जाके पहले देखें, देन इस लेक्चर पे आएँ। चलिए आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो कल मैंने छोड़ा था और लास्ट वीडियो में जो मैंने ख़त्म किया था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कि एवापोरेशन होता क्या है और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कल मैंने बताया था एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंसेस। आज थोड़े से एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे और एवापोरेशन का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे डे टू डे लाइफ स्टाइल में। तो समझते हैं इसको, बहुत ही आसान है, देखने की कोशिश करिएगा बच्चों। सबसे पहले क्या होता है कि आप जब क्लॉथ को हैंग करते हो किस पे, हैंगर पे, तो ये क्लॉथ जो हैं, क्लॉथ्स के अंदर में वाटर होते हैं। क्या होते हैं? वाटर बबल्स होते हैं। ठीक है, ये वाटर बबल्स इसके अंदर में होते हैं और जब सन इस पे अपना सनलाइट, ऑब्वियस बात है सनलाइट जब इस पे पड़ेगा तो इस टेम्परेचर इसका राइज करेगा। और जब हीट मिलता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जब किसी भी मैटर को हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट वन काइंड ऑफ एनर्जी होता है। और आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। मैं फिर से इसको बताता हूँ अच्छे से। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हीट सनलाइट के द्वारा डेवलप होता है सराउंडिंग में, तो उसके कारण से हमारे क्लोथ में पड़े हुए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये हीट जो है वो मिलता है। और ये हीट मिलने के कारण से जो क्लोथ के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो ऑब्वियस है उनके अंदर में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाता है। पहले से तो होता ही है हर पार्टिकल्स में, काइनेटिक एनर्जी इन शॉर्ट बढ़ जाता है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इनका बढ़ेगा, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ये पार्टिकल्स ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर में वेपोराइज होके चले जाएंगे। तो एवापोरेशन क्यों होता है, तो आपको पता चला होगा एवापोरेशन बहुत सारे रीजन के कारण से होता है। चलिए उसको समझते हैं, एवापोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखना आप लोग, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ए ड्राई डे। ड्राई डे मीन्स एवापोरेशन सबसे ज़्यादा कब होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है क्या, मम्मी से कभी डांट सुनी है क्या कि विंटर के मौसम पे अगर कपड़ों को अगर आप घर पे हैंग करोगे घर के अंदर में या कभी भी, तो कपड़े नहीं सूखते हैं, इसलिए मम्मी डांटती है आपकी, है ना। तो आप उस कपड़ों को लेकर के हैंगर पे फिर हैंग करते हो ना बच्चों। बिल्कुल, क्यों करते हो ऐसे, धूप में क्यों डालते हो उसको, घर में क्यों नहीं सुखाते हो, रीज़न है उसके पीछे ना। हाँ, रीज़न यही है कि बाहर सनलाइट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके लिए अगर आप बाहर टांगोगे कपड़ों को, क्लॉथ्स को, तो वो बेहतर तरीके से सूख पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सूख पाएंगे। रीज़न है उसके पीछे हीट ज़्यादा है। तो बस रीज़न, उसी रीज़न को हम लोग समझेंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे अपने डाउट्स को। और ड्राई डे, ड्राई डे में इवापोरेशन सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न उसके पीछे क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर हमें क्या मिला इवापोरेशन में? टेम्परेचर। क्या मिला मेरे बच्चों? टेम्परेचर मिला। तो आप सबसे पहले इसको ध्यान में रखोगे कि टेम्परेचर अगर रेज करेगा या राइज करेगा बोल सकते हो, बढ़ेगा, तो इवापोरेशन रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो एवापोरेशन भी जो होगा वो भी क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों, सिंपल सा है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, और टेम्परेचर क्या बढ़ाता है? हीट। और हीट वन काइंड ऑफ एनर्जी है। और हीट क्या डेवलप करता है बच्चों? तो हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी को डेवलप करता है, जिसके कारण से पार्टिकल्स जो हैं क्लोथ से बाहर निकल चले जाते हैं वेपोराइज होके। ठीक है, आगे समझिएगा। सेकंड, सनसाइन। ये तो मैंने अभी जस्ट डिटेल में अभी डिस्कस किया था बच्चों कि टेम्परेचर आखिर किससे बढ़ेगा, तो सनसाइन यानी सन के कारण से। तो सनसाइन जितना अच्छा होगा उतना अच्छे रेट में एवापोरेशन होगा, है ना, ये क्लियर होगा। चलिए ये दोनों हमने क्लियर किया। थर्ड देखते हैं बच्चों, एक नया टर्म आया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, ये क्या होता है? चलिए इसको अलग तरीके से समझते हैं, ह्यूमिडिटी होता क्या है। सपोज कर लीजिए बच्चों कि आपने अपने घर में क्या किया है कि एक वैसल लिया है, वैसल का मतलब एक बर्तन ले लिया, इसमें आपने वाटर डाल दिया बच्चों। क्या डाल दिया? वाटर। और इस वाटर को आप हीट करना चालू किए हो, आप इस वाटर को हीट अप कर रहे हो। आप जैसे जैसे इस वाटर को हीट अप करोगे बच्चों, सीधा सा बात है, इस वाटर को हीट अप होने के बाद
इसके अंदर से क्या निकलना चालू हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। इसके अंदर से पार्टिकल्स निकलना चालू हो जाएंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, मगर उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है इस हीट के कारण से, तो वो वेपोराइज होके ऊपर हो रहे थे। तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं। ये आपको पहले भी क्लियर होगा, पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। मगर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं उड़ के, ये H2O, क्योंकि वाटर H2O से बना होता है, तो ये पार्टिकल्स जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इन पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है H2O की। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाए वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, और या फिर हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एन एटमॉस्फेयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी। समझ लिए होंगे क्या, समझ में आया होगा बच्चों, मुझे ऐसा लगता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है सिंपल वर्ड में बोलोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मौजूद होना वेपर फॉर्म में, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, खैर इसको समझने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं। अगर हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हो, सपोज कर लो ये एयर है, एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा यानी वाटर ज़्यादा होगा, तो आप बताओ क्या हमारे क्लोथ्स जल्दी सूखेंगे कि लेट से सूखेंगे। थोड़ा सा सोचना और आप इसके जवाब देना। मैं फिर भी बताता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को सोच सकते हो और जवाब अपना दे सकते हो। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए बच्चों, सीधा सा बात है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियस बात है अगर एयर में ज़्यादा मौजूद होंगे तो कपड़ों को सूखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इस क्लोथ में भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, ये एब्जॉर्ब कैसे करेगा एयर, इसका वाटर को कैसे लेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिलीज करेगा। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो यही है कि अगर ह्यूमिडिटी घटता है तो आप ईजिली क्लॉथ्स को क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो फिर क्लॉथ को सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। होप ये क्लियर होगा बच्चों, अच्छे से इसको क्लियर करना। उसके बाद मैं बोलता हूँ विंड के बारे में। चलिए, फोर्थ पॉइंट है विंड। ये भी एक फैक्टर है इवापोरेशन का। आप देखे हो क्या कि अगर मान लो बारिश के मौसम पे या रेनी सीजन में हम लोग क्लोथ्स को बाहर नहीं टांग सकते घर के बाहर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डांट सुनते हैं सबसे पहले अपने मम्मियों से, है ना। मम्मी लोग डांटती है, उसके बाद हम क्लॉथ्स को हम लोग उठा के जल्दी से लेके घर पे टांगते हैं घर के अंदर में, और घर के अंदर में फ़ैन ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा फ़ैन ऑन होता है, ठीक है, तो ये क्लॉथ्स भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पर यहाँ पे तो सनलाइट नहीं आया, यहाँ पे सनलाइट तो नहीं आया, फिर भी हमारा क्लॉथ सूख जाता है हवा से, विंड से। ऐसा क्यों हुआ, वहाँ तो हीट नहीं था, यहाँ तो फैन था। तो होता क्या है उसको समझना अच्छे से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जब आप एयर प्रोवाइड करते हो, विंड प्रोवाइड करते हो क्लॉथ्स को अपने, तो होता क्या है, सिंपल समझना। क्लॉथ्स क्या करते हैं, क्लॉथ्स के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उनका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। जैसे ही विंड यानी इसको इनको टच करता है तो होता क्या है, विंड इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके कैरी करके चला जाता है, अपने साथ कैरी करके क्या करता है, चला जाता है, लेके चला जाता है। तो होता क्या है, सिंपल समझने की बात है यही कि जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स जैसे ही इसे टच करेंगे तो होगा क्या कि इसके जितने भी हीटअप होंगे, हीटअप मतलब इसके अंदर जो भी हीट होगा, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, वो सारे हीट निकलने की कोशिश करेंगे और उसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होगा। क्या होगा, वेपोराइज होगा, मगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एवापोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, ठीक है। तो विंड कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करता है क्या करने में, काइनेटिक एनर्जी को तेज करने में, हीट को निकालने में किसी भी चीज़ से। तो क्या आप बोलोगे कि रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगा, वहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेफ्रिजरेटर भी बिल्कुल इसी के जैसा वर्क करता है। कैसे, समझने की कोशिश करना आप लोग। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल यही करता है, जैसे कोई भी आप कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ सब्सटेंस को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखते हो, तो रेफ्रिजरेटर करता क्या है, उसको कूल नहीं करता है, ये उल्टा प्रोसेस है। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जो भी चीज़ आप वेजिटेबल्स हो गया या कुछ भी रखते हो, वाटर हो गया, आप जैसे ही रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो आपका
रेफ्रिजरेटर करता क्या है, उसके अंदर का जो हीट है उसको बाहर आउट करता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस होता है, हम लोग उसको उल्टा समझते हैं कि कोई भी चीज़ को वो कूल कर रहा है, यानी कूलिंग किसी के अंदर में वो अटैच कर रहा है। नहीं, रेफ्रिजरेटर किसी भी सब्जी को अगर वेजिटेबल्स को ठंडा कर रहा है, इसका मतलब वो कूल प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअल में उल्टा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अगर आप समझोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। होता क्या है कि कोई भी मान लो ये वेजिटेबल है, तो इससे होता क्या है, रेफ्रिजरेटर करता क्या है, इससे हीट को बाहर निकालता है। और जब इससे हीट को बाहर निकाल लिया जाएगा तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही होता है रियल में, हम लोग उल्टा बोलते ही हैं शुरू से। तो इसको ऐसा नहीं बोलना है बच्चों, आज के बाद यही बोलना है कि कोई भी वस्तु अगर ठंडा हो रही है, इसका मतलब उससे क्या निकाला जा रहा है, हीट निकाला जा रहा है। और जब उससे हीट निकाल लिया जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो वस्तु क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूल। तो ये होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आया है तो, और अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिकैप करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई कि अगर ड्राई डे होगा तो एवापोरेशन फास्ट होगा, सनसाइन होगा तो भी एवापोरेशन फास्ट होगा क्योंकि हीट ज़्यादा होगा, और हीट ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी और इसके कारण से एवापोरेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो फिर प्रॉब्लम होगा, आपको पता होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इससे अंतर क्या आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर क्लॉथ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे कहाँ से, ये भी मैंने समझाया अभी। उसके बाद फोर्थ मैंने समझाया विंड की स्पीड जितनी तेज़ी से होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को उतना ही तेज़ी से एवापोरेट करके लेके जाएंगे, ठीक है, फ्लो करके, ऑब्वियस है। तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ स्पीड सीधा सीधा बोला जा सकता है विंड का, वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके लिए, एवापोरेशन के लिए। तो विंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द सेचुरेटिंग द ब्रिंगिंग इन द फ्रेश एयर। लास्ट बट नॉट लिस्ट टेम्परेचर, इसको तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था हीट के सेंस में। टेम्परेचर क्या करता है, अगर वार्म टेम्परेचर होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, विंटर सीजन है मान लो, ठंडे के दिनों में कपड़े बहुत लेट से सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है, रीज़न है टेम्परेचर। क्योंकि ठंडे के दिनों में बाहर में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है घरों के बाहर। तो टेम्परेचर कम होने के कारण से एवापोरेशन रेट भी क्या होता है, कम। क्योंकि हीट चाहिए, एनर्जी अगर नहीं मिलेगा तो इसके पार्टिकल्स भी जल्दी से कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, किस में, वेपोराइज नहीं होंगे, गैसियस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे और कन्वर्ट होंगे। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आप समर में देखते हो क्लॉथ्स आप हैंग करो और तुरंत क्लॉथ्स क्या हो जाते हैं, वेट से ड्राई हो जाते हैं। तो ये तो सिंपल हीट का ही है और टेम्परेचर के चेंज के कारण से डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इसी वीडियो में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, अलग से उसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेम्परेचर को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल सा, टेम्परेचर को डिफाइन करने का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, मगर सिंपल अगर आप बोलोगे बुक की लैंग्वेज में, मैं पहले वही बताता हूँ। तो टेम्परेचर क्या होता है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कुछ भी नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मतलब हो गया, मान लो सपोज कर लो ये स्केल है बच्चों, ये क्या है, एक स्केल, देखते हो ना, थर्मोमीटर देखे होगे बच्चे, डॉक्टर्स के पास होता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर केवल हीट को नहीं बताता है, ये एक्चुअल में हम लोग को वहम है कि केवल हीट को सेंस करता है, ये दोनों को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स हीट को भी बताता है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये कोल्डनेस को भी बताता है। यानी अगर टेम्परेचर घट रहा है तो कोल्ड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी हीटअप हो रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर जब बोथ को बताएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर का डेफिनेशन। टेम्परेचर क्या होता है, तो डिग्री मतलब बताना स्केल पे, ठीक है, कि कितना हीट हो रहा है और कितना कूल हो रहा है, बस सिंपल वर्ड में, ठीक है। इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है इट इज़ द डिग्री ऑफ हीटिंग और फिर कोल्डिंग, सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो ये रहा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऑल अबाउट द, किसके बारे में मैंने बताया, एवापोरेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखना बच्चों, इसमें नहीं है मेंशन इस स्लाइड में, तो मैं बता देता हूँ। एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है, एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट, ये हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है। कैसे, इसको भी थोड़ा सा देख लो आप। गर्मियों के मौसम में, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो अभी आपका स्वेटिंग बहुत होता है। कभी सोचे हो क्या स्किन पे स्वेटिंग क्यों हो रही है, ये कैसा फेनोमेना है, क्यों
मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उनको स्वेटिंग होती है, स्पेशली इंसान जो है मैमल्स उनको स्वेटिंग हो रही है, यानी हम लोग को स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में पूरे। क्यों हो रहा है स्वेटिंग? तो स्वेटिंग इसलिए हो रहा है बच्चों, ताकि आप कूल हो सको, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सके। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अमेजिंग का फैक्ट है, थोड़ा सा अच्छा सा फैक्ट है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप चाहे ठंडे के मौसम पे रहो, चाहे गर्मी के मौसम में, चाहे कितने भी ख़राब परिस्थिति में रहो, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हाँ आपको फीवर नहीं है तो एटमॉस्फेयर का आप पे कुछ असर नहीं होता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने के लिए आपका बॉडी वर्क करता है, ठीक है, और वही वर्किंग आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको फिर फ़ारेनहाइट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे फ़ारेनहाइट से आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हो। बहुत सा ईजी सा रिलेशन है, इसको मैं मेंशन करूँगा अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड के लिए इंतज़ार करें बच्चों, और इसको अगेन एंड अगेन फॉलो करें। धन्यवाद।